नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारे YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जो हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया था अबाउट एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स वर्सेस मेंस पार्ट 2। दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्री और मेंस में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जो हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से टाइम एंड वर्क और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनके प्री और मेंस के क्वेश्चंस के टाइप में क्या फर्क क्रिएट होता है, क्योंकि तैयारी करते समय हमें प्री और मेंस के बारे में पूरा आइडिया होना जरूरी है और मेन सवालों को अप्रोच कैसे करते हैं वो भी थोड़ा हिंट मैं आपको इन वीडियोस के जरिए दूंगा। ये वीडियो डेफिनेटली उन बच्चों के बड़े यूजफुल है जो बिल्कुल नए हैं अपनी तैयारी के लिए और साथ ही वो बच्चे जो क्वांट को थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करते हैं टू मेक अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, तो आपको एक आइडिया लगेगा यार हमें पढ़ते समय किस तरह से अपना माइंडसेट रखना है। तो दोस्तों आज भी मैं आप लोगों के सामने दो या तीन टॉपिक्स के ऊपर आपको पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा हाउ इट वर्क्स प्री प्लस मीन्स। ओके, प्री वर्सेस मीन्स। तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। तो दोस्तों पार्टनरशिप एक वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, फॉर एनी एग्जामिनेशन। अगर आप इसके सवालों को बनाएंगे क्योंकि इसका कंसेप्ट बड़ा क्लियर रहता है, आप लोगों ने देखा होगा कंसेप्ट रहता है प्रॉफिट जो होता है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो आता है वो कैलकुलेट किया जाता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट से। तो इसके ऊपर अच्छे खासे कंडीशनिंग क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला जो सवाल है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिम का जो लेवल रहता है उसके हिसाब से। तो ये कहता है ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 2/3 एंड 3/5 मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड सी। तो यानी ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बी से 2/3 ज्यादा है, तो यानी बी अगर 3 है देन ए वुड बी 5। ओके, और ए का ही इन्वेस्टमेंट सी से 3/5 ज्यादा है, यानी सी अगर 5 है देन ए वुड बी 8। क्लियर। अब हमें सबसे पहले ए को कॉमन यानी सेम बनाना होगा क्योंकि ए हमारा कॉमन रेशियो है दोनों रेशियोज में। तो इसको 8 टाइम्स करेंगे तो इट विल बिकम 40, इसको 8 टाइम्स करेंगे दिस विल बिकम 24 और इसको भी 5 टाइम्स करेंगे दिस विल बिकम 25। यानी ए बी और सी तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारे पास आ जाता है 40, 24 एंड 25। और उसके बाद इसने आपको तीनों का टाइम दे रखा है 16, 12 एंड 24 लगा दीजिए। तो देखिए मैंने कहा था प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारे पास है तो टाइम से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 40 इंटू 16, 24 इंटू 12 और 25 इंटू 24। इज दैट ओके? तो बस बिल्कुल मक्खन तरीके से इसको आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। कैसे होगा? तो देखिए 8 कॉमन है, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा और ये भी 3 टाइम्स जाएगा। तो 42 80, 36 और 75। तो ये रहा हमारा ऑप्शन ई, 80, 36 एंड 75। समझ में आया? तो प्रीलिम वगैरह में बहुत ज्यादा मतलब इक्वेशन फॉर्मेशन नहीं होता रेशियो के अंदर, या काफी हद तक मतलब छोटे छोटे ये मल्टीप्लिकेशंस और कुछ कॉमन फैक्टर्स के जरिए हमारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो लेंदी नहीं होते, हाँ कंसेप्ट की समझ होनी बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे प्री लेवल के क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका रहता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द मेंस। मेंस में क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो देखिए पार्टनरशिप टॉपिक वही है लेकिन मेंस कैसे घुमाता है थोड़ा सा वो देखिए। मेंस में दो चीजें होती है, एक तो दो तीन कंसेप्ट को मिक्स किया जाता है या फिर वैल्यू को थोड़ा कैलकुलेटिव बनाया जाता है। जैसे अब यहां देखिए ये कहता है ए बी और सी ये तीनों लोग हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं 720, 800 एंड 960 का, और 7 महीने बाद आफ्टर 7 मंथ ए जो है 150 और इन्वेस्ट करेगा, बी 600 और इन्वेस्ट करेगा और सी 900 और इन्वेस्ट करेगा। तो इसका बेसिक लॉजिक ये होता है जब आप ये वैल्यूज देखते हो 720, 800, 960, 150, 600, 900, तो आपको इनमें से कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो अगर आप देखेंगे इनमें कोई बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर नहीं है, एक काम करते हैं हम 10 एज अ कॉमन ले लेते हैं। तो इससे मुझे ए बी और सी तीनों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिलता है 72, बी के लिए बात करें तो 80 और सी के लिए अगर हम बात करें तो 96। एंड ये इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 7 मंथ्स के लिए है। ठीक बात है। अब हो क्या रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, वही अप्लाई हो रहा है, कुछ अलग नहीं, बट वैल्यू अच्छी है। यहाँ पे वैल्यू थोड़ी हल्की थी लेकिन यहाँ वैल्यू का जो मतलब वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये कहते हैं 7 महीने के बाद ए 150 और इन्वेस्ट करेगा। तो अगेन 10 कॉमन ले रहे हैं तो ये मेरे लिए 15 है, तो 72 प्लस 15 यानी कि 87।
और ये जो इन्वेस्ट किया जाएगा मुझे नहीं पता कितने समय के लिए, क्योंकि इसने पार्टनरशिप का जो एंड पीरियड है वो एक्स मंथ रखा है। तो एक काम करता हूं, जो रिमेनिंग पीरियड है उसको टी मान लें, तो 87 इंटू टी। सेम वे बी की अगर हम बात करते हैं तो 800 यानी 80 इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, ही इज इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट बाय 60 यानी इट विल बी 140, अगेन इट विल बी फॉर टी मंथ्स। सी 900 ऑन इन्वेस्ट कर रहा है तो 96 प्लस 90 यानी 186, अगेन इट इज फॉर टी मंथ्स। ये बात समझ में आई है? इनके बीच में प्लस का साइन रहेगा। हाँ जी, तो ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, रेशियो आएगा, नॉट परसेंटेज, रेशियो आएगा। लेकिन इस रेशियो में दिक्कत यह है कि हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है, हमें इस टी की वैल्यू चाहिए टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसने हिंट ये दिया है, वो कह रहा है सी का जो प्रॉफिट शेयर है वो टोटल प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट 10080 में से 4320 है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, जैसे सी का प्रॉफिट का अनुपात विद ए एंड बी। तो देखिए अगर सी 4320 है तो ए और बी कितने होंगे, तो 80 में से 20 गया यानी कि 60, और 100 में से 53 गया यानी 576। तो बहुत ही क्लियर है, कट कर दीजिए, जीरो से पहले जीरो हटा देते हैं। 432 आई थिंक 24 से जाएगा, 24 से जाएगा 1 टाइम्स एंड 18, 24 का तो ये स्क्वायर है ही 576, 18 और ये 3/4, गॉट इट। तो यानी सी और ए और बी के प्रॉफिट के बीच में जो अनुपात आएगा दैट विल बी 3:4, बस लगा दीजिए। तो देखिए सी का प्रॉफिट शेयर कितना है, अगर हम देखने जाएं इस चीज को, तो सी का 96 इंटू 7 तो 42, 4 कैरी यानी 672 प्लस 186 टी, सही है। अब हमें ए और बी को ऐड करना है, तो 72 प्लस 80, 7 से मल्टीप्लाई, अलग अलग नहीं करता हूं, 72 प्लस 80 यानी 152 इंटू 7, तो 7 दूनी 14, एक कैरी, 15 इंटू 7 105 और एक 106, तो 1064। तो 87 प्लस 140, तो 87 और 140 आई थिंक 227, गॉट इट। बिकॉज वी हैव टू ऐड ए एंड बी, हमें ए और बी को ऐड करना है, ठीक है। तो 72 इंटू 7 और 80 इंटू 7 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 कॉमन था इसलिए मैंने 72 इंटू 80 रखा, समझ पा रहे हैं। तो 1064, तो सेव होता है थोड़ा समय। अब देखिए 3 कॉमन है इधर, न्यूमरेटर में सभी से 3 जाएगा, तो 3 से ये जाएगा 224, 3 से ये जाएगा आपका 62, 4 कॉमनली इससे तो कट होगा बट इससे नहीं होगा 227 से, तो इसलिए 4 को ऐसे ही रख देते, क्रॉस करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 1064 प्लस 227 टी एंड दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स होने से ये बनाएगा आपको 896 प्लस 248 टी। क्लियर है? माइनस करेंगे 896 सब्ट्रैक्ट होगा, 896 को 4 बढ़ा दीजिए 900, 4 ये बढ़ेगा 1068, 1068 माइनस 900 विल बी 168, और 227 इधर होगा, 48 माइनस 27 यानी 21 टी, और टी की वैल्यू निकल के आएगी 8। समझा दोस्तों? तो देखिए प्री और मेंस में इतना बड़ा डिफरेंस रहता है, इतनी सी जगह में आपने प्री का क्वेश्चन निपटा दिया था, लेकिन मेंस के लिए आपको थोड़ा लिखना पड़ता है, कंसेप्ट की पकड़ चाहिए, ठीक है ना, समय कंज्यूम होता है, वेरिएबल यूज किए जाते हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें मेंस लेवल पे की जाती हैं। तो जब तक आपका कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में देखिए इसकी वैल्यू 8, टी की वैल्यू 8 आ गई और इनिशियल 7 था, यानी 7 प्लस 8 15 मंथ्स। तो एग्जाम लेवल पे आपको इतना सारा चीजें एक साथ दिमाग में दौड़ाना होता है, प्लस कैलकुलेशन की टेक्निक्स। आप नोटिस कीजिए हमने बहुत जगहों पे कैलकुलेशन को रिड्यूस भी किया है, बहुत सारे स्टेप नहीं भी लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जब आप कर पाते हो देन यू कैन टैकल मेंस पैटर्न इजीली, ठीक है बच्चों, ओके। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड पार्टनरशिप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चंस रहते ही हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट की जो समझ है ना ये आपको हेल्प करती है डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। जैसे इस साल एसबीआई पीओ मेंस ने भी पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन दिया था, उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया था कि 4 लोग हैं एबीसीडी, मतलब पीओ मेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, फॉर योर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो 4 लोग हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ नहीं दिया उन्होंने, किसका क्या इन्वेस्टमेंट है, किसका टाइम पीरियड कितना है एंड ऑल। उसके बाद इन्होंने 2 कॉलम बनाए, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में उन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए जो कि बता रहा था अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, ठीक है। इनिशियली में कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी उनके प्रॉफिट शेयर के बाद, जैसे उसने कहा सी और डी का प्रॉफिट इक्वल रहेगा,
ए का जो इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डबल है ऑफ डीज। तो ऐसी कुछ स्टेटमेंट यहां दे दी थी उसने, 2-3, ज्यादा नहीं। और बाकी कुछ इंफॉर्मेशन टाइम और इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्होंने यहां दिया। और कॉलम 2 में उन्होंने दो इनपुट्स दिए, पी और क्यू, अबाउट देयर प्रॉफिट्स। तो उन्होंने क्वेश्चन इस सवाल में ये पूछा कि अगर स्टेटमेंट पी को करेक्ट रखना है तो कॉलम 1 में से कौन से 2 स्टेटमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे, या कौन से 3 स्टेटमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो इस तरह के सवाल, अब ऐसे सवाल बनाने के लिए आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर चाहिए। ठीक है, ये सवाल इक्वेशन फॉर्मेशन से भी इतना जल्दी से नहीं बन पाएंगे। इसके लिए आपकी समझ होनी चाहिए कि यार मुझे अगर 2 लोगों में प्रॉफिट इस्टेब्लिश करना है, प्रॉफिट का रेशियो इस्टेब्लिश करना है, तो मुझे किन किन इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो जस्ट एक इंसाइट देने के लिए मैंने आपको ये चीज बताई थी। हालांकि हमारा इस जो मेन मोटिव है इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज ऑन एसबीआई क्लरिकल प्री वर्सेस मीन्स। ठीक है बच्चों, चलिए अगली बात करते हैं। अ ट्रेन कैन क्रॉस अ वर्टिकल पोल इन 8 सेकेंड। तो ट्रेन जो है एक वर्टिकल पोल को 8 सेकंड में क्रॉस करती है, अ 540 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 26 सेकंड। तो ये बहुत कॉमन पैटर्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें इक्वेशन फॉर्मेशन नहीं होती है। ट्रेन खुद की लेंथ को 8 सेकंड में क्रॉस करेगी और वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में क्रॉस करेगी। यानी ट्रेन को खुद की लेंथ कवर करने में 8 सेकंड लग रहे हैं और केवल प्लेटफॉर्म का लेंथ कवर करने में 14 सेकंड, क्योंकि इस 26 सेकंड में ये 8 सेकंड भी इंक्लूडेड है। यानी कि दोनों की ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ का, टाइम का रेशियो अगर ये है तो लेंथ का भी रेशियो सेम होगा। तो वो निकल के आता है 4:7। तो अगर ट्रेन, सॉरी 18 होगा, नॉट 14, माई मिस्टेक, 18, हाँ। तो 4:9, गॉट इट। अब वो कहता है प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो 540 मीटर है। तो अगर ये 540 है तो यानी 60 टाइम्स जाएगा, यानी ट्रेन की लेंथ हमारी 240 आ जाएगी। और सिंस ट्रेन की लेंथ 240 है तो 8 सेकंड में क्रॉस कर रही है, यानी ट्रेन का जो स्पीड आएगा वो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, इफ यू नोटिस दैट। हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के ऊपर, यानी टाइम एंड डिस्टेंस का जो हिस्सा है उसका ये चैप्टर है। ठीक है, उस पर बात हो रही है। फिर ये कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 2160 किलोमीटर। तो ट्रेन को 2160 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लग जाता है। तो सुनिएगा इस चीज को। तो डिस्टेंस दिया गया है 2160, स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, तो किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा बाय मल्टीप्लाइंग बाय 18/5, यानी ये निकल के आएगा 108। तो कट कर दीजिएगा, आंसर आएगा 20 आवर्स। समझे हैं? तो यस, आसान सवाल प्रीलिम्स बेसिस पे। ठीक है, बढ़िया सवाल, बनने लायक सवाल। इक्वेशन फॉर्मेशन में हम नहीं गए। ठीक है ना। तो यहां पे मैंने क्या कहा था, देखो रेशियो वगैरह में मैनेज हो जाती है काफी चीज। तो यहां एक्स मानना नहीं पड़ा, जरूरत नहीं पड़ी। अब इस सवाल पे आइए, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अब ये कैसे डील होता है, या इसको कैसे डील करते हैं, किस प्रकार से डील करते हैं, वो हम समझेंगे। तो ये कहता है अ ट्रेन कैन क्रॉस 148 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20.5। अब देखो सवाल दोनों सेम है, लेकिन यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, ट्रेन एक बार प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और एक बार टनल को क्रॉस कर रही है, और दोनों ही केसेस में आप लेंथ बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ट्रेन का लेंथ अननोन है। तो इसमें इक्वेशन फॉर्मेशन कैसा होता है मैं वो समझाता हूं। क्योंकि सिंस सेम ट्रेन दोनों चीजों को क्रॉस कर रही है तो स्पीड ऑफ द ट्रेन वुड बी कांस्टेंट, क्योंकि ट्रेन सेम है तो स्पीड विल बी कांस्टेंट। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है, लेंथ है 148, और ट्रेन का लेंथ L मान लेते हैं, और उसको लगने वाला समय 20.5, करेक्ट है। वैसे ही 198.2, 192.8 सॉरी, प्लस एल, ट्रेन का लेंथ एल मान लेते हैं, और इसका समय आ जाता है 23.3। करेक्ट है क्या बच्चे? अब आपको करना क्या है, ट्रेन का लेंथ निकालने के लिए इन दोनों को क्रॉस करना है। अब देखिए प्रोसेस देखने में बड़ी आसान लग रही है, सिंस ये मेंस का सवाल है तो ये चैलेंज कैसे कर रहा है, वैल्यू बहुत तगड़ी दे रखी है। 23.3 का मल्टीप्लाई 148 से, ऐसा करते बैठूंगा ना तो पता लगा पेपर में यही सवाल बना है हमसे। ठीक है, तो इसके अंदर मेथड तो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, मेथड की समझ हमारी बहुत सही है, लेकिन इसको अप्लाई करना एडवाइजेबल नहीं है। अब यहां कंसेप्ट या लॉजिक कैसे काम आता है वो भी जानना चाहिए। कैसे, सुनिएगा। देखिए ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ 148 है, और जब टनल को क्रॉस कर रही है टनल का लेंथ 192.8 है, और दोनों ही केसेस में ट्रेन का लेंथ जुड़ेगा। लेकिन आप एक चीज नोट कीजिए, टनल का लेंथ ज्यादा है तो ये मतलब डेफिनेटली इसको ज्यादा समय भी लगेगा।
हाँ जी। तो देखिए कितना लेंथ ज्यादा है, क्योंकि ट्रेन की लेंथ दोनों केसेस में कांस्टेंट है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है डिस्टेंस का, अगर हम ये लेने जाएं, जैसे 0.8 तो अपनी जगह बना ही रहेगा, 12 में से 8 गए तो 4 आएगा, और 18 में से ये गए तो 4 आएगा, यानी 44.8। और समय में क्या डिफरेंस है, तो पहले 20.5 सेकंड लग रहा था, अब 23.3 लग रहा है, यानी 2.8। खत्म। तो एडिशनल लेंथ ऑफ 44.8 मीटर को ट्रेवल करने में 2.8 सेकंड का ज्यादा समय लग रहा है, तो स्पीड आ जाएगी भैया, इससे ट्रेन का स्पीड मिल जाएगा। 28 से कट कर दीजिएगा, 28 से जाएगा एक बार, 16 बचेगा 168, यानी 6 बार। तो यस, ट्रेन का स्पीड निकल के आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। इज दैट ओके? हाँ जी। फिर ये कहता है फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस अ मैन हु इज कमिंग टूवर्ड्स एट इट 28.8। यानी ट्रेन को क्रॉस करना है तो हमें ट्रेन का लेंथ भी चाहिए होगा, ट्रेन का लेंथ ले लेते हैं बच्चे। हाँ जी। तो देखिए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इसको समय कितना लग रहा था, 20.5 सेकंड, और इसकी स्पीड थी 16। 16 पंजे 80, तो 8 लिखूंगा, 16 दूनी 32, यानी 328 टोटल ट्रेवलिंग लेंथ। इसमें से प्लेटफॉर्म का लेंथ माइनस कर देते हैं, ट्रेन का लेंथ आएगा 0 और 180। ये ट्रेन का लेंथ आ गया मेरे बच्चों, ट्रेन की लेंथ आ गई। तो ट्रेन की लेंथ 180 क्रॉस करवाना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ जी, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 180 हो गया ट्रेन का लेंथ, स्पीड यहाँ पे रिलेटिव स्पीड काम करेगी, तो सबसे पहले इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। तो 28.8 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 5/18। 18 से ये कट होगा आई थिंक आपका, तो 1 टाइम 0.6, ठीक है ना। तो 1.6 इंटू 5 यानी 8, तो 16 प्लस 8 यानी 24। तो कट कर दीजिए 24 से, तो आई थिंक 12 से जाएगा 15 बार, 12 से जाएगा 2, 7.5 सेकेंड। हाँ जी, 7.5 सेकेंड। ये है मेंस का जलवा, एक ही सवाल में बहुत सारी चीजें एक साथ रख दी, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म की क्रॉसिंग, टनल की क्रॉसिंग, उसके थ्रू लेंथ और स्पीड को कैलकुलेट करना, और साथ ही साथ रिलेटिव स्पीड को भी इसमें यूटिलाइज कर दिया। आई बात समझ में? तो ये है मेंस का कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। तो जो बच्चे कंसेप्चुअली और लॉजिकली मैथ को पढ़ते हैं उनको बहुत आसानी मिलती है इस तरह के सवालों को जल्दी बनाने में। अब एक जो नॉर्मल बंदा है जिसका टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट शायद बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको मेथड से बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, ठीक है। मेथड पे डिपेंडेंसी गलत नहीं है, हम भी बहुत सारे सवालों को मेथड से ही करते हैं, और ये कोई मैंने ट्रिक नहीं बताई है। कंसेप्ट के ऊपर आपकी क्या बोलते हैं डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है वो शो यहां कर रहा है, ठीक है ना। लॉजिक आप कितना अच्छे से क्लियर रखते हैं। तो अगर आप ये मेथड लगाओगे तो ये सवाल आपको डुएबल लगेगा, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से जाओगे ये सवाल आपको कैलकुलेटिव और एग्जाम में छोड़ने लायक लगने लग जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते समय इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना होता है। जब आप एक सवाल बना लेते हो, जैसे मान लो अगर मैं पहली बार ये सवाल बना रहा हूं तो शायद मैं इसी अप्रोच से जाऊंगा, क्योंकि मेरी मेंटल एबिलिटी कहती है कि यार इस तरह से इक्वेशन फॉर्मेशन करो, सॉल्व करो। लेकिन एक बार ये सवाल बन गया तो दोबारा मैं इस पे थोड़ा सा एनालाइज कर सकता हूँ, यार और क्या क्या हो सकता था। एक टाइम मैं सेफ हूँ, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहां पे आपको बहुत सारी ऐसी अप्रोचेस समझ में आएंगी जो आपको रियल एग्जाम में भी काम आएंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये मेंस का पैटर्न रहता है, देखो प्री और मेंस, ठीक है ना। तो वो कहते हैं ना कि भाई पूरा हालात चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट से। टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट दोस्तों बहुत सारे बच्चों के लिए, मतलब एज पर माय ऑब्जर्वेशन बहुत बच्चे इसमें चैलेंज फील करते हैं, मतलब दे आर नॉट वेरी मच, मतलब जैसा जितना हम कंफर्टेबल हैं विद द टाइम एंड वर्क, शायद टाइम एंड डिस्टेंस के साथ बच्चे इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट आपको थोड़ा सा बताने के लिए मैं ये सीरीज लेके आया हूं ताकि आप प्री और मीन्स अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जज कर सके, ठीक है। सुनिएगा, A bus covers 800 किलोमीटर विद इट्स यूनिफॉर्म स्पीड। एक बस जो है 800 किलोमीटर अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। When its speed is increased by 8 किलोमीटर पर आवर, then it takes 20% less time। तो यानी आप डिस्टेंस को कांस्टेंट रख रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग योर स्पीड, बिकॉज ऑफ दैट योर टाइमिंग इज रिड्यूसिंग। और जो टाइम में रिडक्शन हो रहा है, इफ यू नोटिस दे हैव गिवन यू इन द परसेंटेज। तो अगर आपको परसेंटेज चेंज दे रखा होता है टाइम में या स्पीड में, तो आप इनमें रेशियो स्टैब्लिश कर सकते हो। यानी आपको जो पहले समय लग रहा होगा और जो अब समय लग रहा है, उन दोनों के बीच का अनुपात 5:4 है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी दे विल बिकम 4:5।
स्पीड विल बी 4:5 और स्पीड में आपने बदलाव यानी चेंज 8 का किया है, यानी इसकी ओरिजिनल स्पीड आएगी 32 और नई स्पीड आएगी 40। क्लियर है? तो वो कह रहा है कि बताइए व्हाट इज द एक्चुअल टाइम टेकन बाय बस टू कवर दिस विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसकी ओरिजिनल स्पीड 32 है, डिस्टेंस इसने हमें पहले ही 800 दे रखा था, तो 800 बटे 32, काम खत्म। तो 32 दूनी 64, 2 बार 5 खत्म। भैया इतना आसान सवाल होता है। हाँ जी, बहुत बच्चे इसमें भी पैक हो सकते हैं, बट यस मैंने आपको पहले भी कहा प्रीलिम में जनरली ऐसी अर्थमेटिक आती है जो कहीं ना कहीं रेशियोज पे लीड करती है, रेशियोज के थ्रू आप उनको बना सकते हैं। इज दैट ओके? जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेंस में टाइम एंड डिस्टेंस को लेके किस तरह का सवाल क्रिएट होगा वो देखते हैं। तो ये कहते हैं वन डे अनीता रीचेज हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम 12 मिनट्स अर्ली विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट यहां पे क्या हो रहा है, उसके टाइम और स्पीड में डिफरेंस दे रहे हैं, बट कोई भी टाइम और स्पीड का डिफरेंस परसेंटेज या फ्रैक्शन में नहीं है, जिसकी वजह से हम इसमें रेशियो एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। यानी उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया, अच्छा स्पीड दे ही रखा है, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इंक्रीज नहीं, हाँ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यार ये भी मतलब मेरे हिसाब से डुएबल क्वेश्चन होगा। कैसे होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है? तो देखिए इसकी स्पीड जब 10 किलोमीटर पर आवर थी तो वो 12 मिनट पहले पहुंच रही थी। तो इसकी स्पीड को, इनिशियल स्पीड को 10 रखते हैं और इसकी नई स्पीड को हम रखते हैं, ही डिक्रीजेज यानी 6। गॉट इट? तो यानी इसके रेशियो क्या क्रिएट होंगे, तो दैट रेशियो विल बी लाइक 5:3। ओके डियर फ्रेंड्स, तो स्पीड का रेशियो 5:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 3:5। अब इसके टाइमिंग में चेंजेस क्या आ रहे हैं, तो पहले वो 12 मिनट अर्ली थी और अब वो 20 मिनट लेट है, यानी टोटल डिफरेंस इज 32 मिनट। तो 32 इज इक्वल टू 2, यानी रेशियो डिफरेंस इज 2, यानी कॉमन फैक्टर इज 16। तो यानी इसको पहले 48 मिनट लग रहे थे और अभी 80 मिनट लगेंगे। यानी इसका जो एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम हम निकाल के लेते हैं, जब उसको 48 मिनट लग रहे हैं तो 12 मिनट अर्ली है, यानी इसका एक्चुअल टाइम विल बी 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 आवर। तो वो कह रहे हैं बताइए व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अनीता इफ ही रीचेज स्कूल एट द करेक्ट टाइम। ठीक है ना? तो सबसे पहले 2-3 काम कर लेते हैं हम, इनकी डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड इसकी 10 थी और इसको टाइम लग रहा था 48, तो लगा लो। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड वाज 10 एंड टाइम वाज 48 मिनट। 48 मिनट को अगर मैं आर में बदलता हूँ तो इट विल बी 48/60। 0 से 0 कट होगा, ये आएगा इससे आपका 8 किलोमीटर। बट इसका जो एक्चुअल टाइम है दोस्तों वो है 60 मिनट यानी 1 आवर। तो 8 किलोमीटर 1 आवर में किस स्पीड से ट्रेवल होगा, 8 से। तो इसकी जो एक्चुअल स्पीड ऑफ द जर्नी है वो आएगी 8। ठीक है दोस्तों, सेम कंसेप्ट है, बस यहां थोड़ा सा स्टेप को इसने घुमा दिया है, दैट्स इट। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह के सवाल मेंस वगैरह में क्लर्क लेवल पे जनरली पूछे जाते हैं। आगे बढ़ना चाहूंगा। टाइम एंड डिस्टेंस में दोस्तों एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। और आजकल मेंस लेवल पे रिलेटिव स्पीड पे बड़े सवाल आने लगे हैं, बहुत सवाल आते हैं, ठीक है ना? यूजुअली मेंस में जो सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल नाउअडेज, दैट विल बी बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड। अब ये कंसेप्ट क्या है, तो देखिए रिलेटिव स्पीड के ऊपर आधारित क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है ए एंड बी बोथ स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, एक की स्पीड 20 है और एक की 15 है, यानी दोनों की रिलेटिव स्पीड 35 रहेगी। फिर ये कहता है इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज 25 किलोमीटर मोर देन दैट बी, तो ए जो है वो बी के मुकाबले में 25 किलोमीटर ज्यादा चलेगा। देखिए इसका सीधा सा फंडा होता है, दोनों जब मिलते हैं ना रिलेटिव स्पीड में, दोनों का ट्रैवलिंग टाइम इक्वल होता है। जो टाइम इक्वल होता है तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे। तो दोनों के स्पीड का रेशियो अगर आप नोटिस करोगे दैट इज 4:3। तो दोनों के स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो दोनों के डिस्टेंस का रेशियो भी 4:3 होगा, बिकॉज टाइम इज कांस्टेंट। और दोनों के डिस्टेंस में 25 का अंतर है, तो यानी ये इसके द्वारा ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगी 100 और इसके द्वारा ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगी 75। तो यानी टोटल डिस्टेंस उनके बीच में कितना था, 170।
तो आंसर इज 1 सेकंड। ये है प्री का जलवा, ठीक है ना। तो सवाल दिखने में बड़ा खतरनाक था, अगर आप लैंग्वेज देखोगे अच्छी खासी थी, लेकिन जब सॉल्व करने गए तो एक सिंगल स्टेप में क्वेश्चन खत्म। वहीं पे दूसरा सवाल देखिए, ये कहता है ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम मुंबई, ये भी रिलेटिव स्पीड का ही सवाल है। तो एक ट्रेन है जो मुंबई से रवाना होती है 2:15 PM पे, यानी 2:15 बजे पटना के लिए, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8:55, यानी दोनों स्टेशन के बीच 8:55 का अंतर है। ठीक है बच्चे, समझाने के लिए लिख रहा हूं, 2 पॉइंट है, मुंबई टू पटना, ये मुंबई है और ये पटना है, इन दोनों के बीच का अंतर है 8:55, सही है। फिर ये कहता है वाइल ट्रेन बी स्टार्ट फ्रॉम पटना, तो बी जो ट्रेन है वो पटना से शुरू होती है, कितने बजे, 3 बजे। एक ट्रेन 2:15 रवाना हो रही है, ये 3 बजे, यानी 45 मिनट अकेले चलेगी। तो मुंबई से ए ट्रेन जो रवाना हुई है 45 मिनट अकेले चलेगी, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड नहीं दी गई है, वाई रखी गई है। यहां से जो ट्रेन रवाना हुई है उसकी स्पीड वाई किलोमीटर/आवर है, और ए ट्रेन का स्पीड इज 60, यानी यहां से जो ट्रेन रवाना हुई है उसकी स्पीड 60 है। तो एक बात बताओ, देखिए रिलेटिव स्पीड ये कहता है अगर दोनों साथ में रवाना हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई पहले रवाना हुआ है तो उसको उतना चला दो। फर्स्ट ट्रेन 2:15 यानी 2:15 पे रवाना हुई है, और दूसरी 3 बजे, यानी 45 मिनट इसको चला दे। तो 45 मिनट में ये जो ट्रेन है मुंबई वाली, ये ट्रेवल करेगी 45 किलोमीटर, ठीक है। तो 3 बजे ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी, और 3 बजे यहाँ से रवाना होना शुरू होगा। अब ये दोनों रिलेटिव स्पीड में होंगे, अब जब मिलेंगे दोनों का टाइम बराबर होगा। बात समझ में आई? हाँ जी। आगे फिर ये कहता है दे मीट एट अ पॉइंट विच डिवाइड्स, तो यानी एक पॉइंट पे मिलेंगे, सपोज यहां मिल गए, और ये कहता है ये जो पॉइंट है ये मुंबई और पटना के डिस्टेंस को 11 और 8 में डिस्टेंस, मुंबई तो यहां था, ये बंदा यहां जरूर है, बट मुंबई तो यही है ना, तो यानी ये डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं कितनी होगी। तो 11 और 8 में 8:55 को बांट दिया जाए, तो 8:55 को 11 और 8 यानी 19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा आपका 45 टाइम्स। तो 45 इंटू 11, यानी मुंबई से मीटिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है मेरे बच्चे, वो निकल के आएगा आपका 45 इंटू 11 यानी 495, गॉट इट। और मीटिंग पॉइंट से पटना का जो डिस्टेंस है वो आपका आएगा 360, गॉट इट। अब रिलेटिव स्पीड में ट्रेन ने कितना चला है, देखिए ये मुंबई से डिस्टेंस 495 है, बट 3 बजे ये यहाँ थी 45 किलोमीटर अहेड ऑफ मुंबई, तो इसमें से 45 माइनस कर देते हैं, यानी ट्रेन ने रिलेटिव स्पीड में 450 चला रहेगा ए ट्रेन ने, और बी ट्रेन ने चला रहेगा 360। तो यहाँ पे अगेन टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस जो होगा स्पीड के रिवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो दोनों के डिस्टेंस का रेशियो 450 और 360 में क्या रेशियो है, 5:4 है, तो दोनों के स्पीड का रेशियो भी 5:4 ही होगा। अब पहले वाले की स्पीड अगर 60 है तो दूसरे वाले की क्या होगी, 48 होगी। तो ये हमारा कंसेप्ट रहता है। तो दोस्तों ये फर्क है प्री और मेंस के कंसेप्ट में, सेम चीज है यहाँ पे, यही चीज यहाँ लगाई गई थी। यहाँ स्पीड का रेशियो देके डिस्टेंस को निकाला गया था, और यहाँ डिस्टेंस का रेशियो देके स्पीड, बट बीच में जो लैंग्वेज का जाल था वो आपको काटते हुए आगे बढ़ना था, समझे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को रीड अच्छे से करेंगे, अगर आपके मन में कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि भैया रिलेटिव स्पीड में क्या क्या कंडीशंस फॉलो कर सकती हैं, अगर आपने उस लेवल पे प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने उस लेवल पे सीखा हुआ है, देन ओनली यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके प्यारे बच्चों, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर रही होगी। तो प्री और मेंस बहुत संभाल के करना होता है। तो देखो ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, ये क्वेश्चन हार्डली 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन था मेंस लेवल वाला, लेकिन बस बनना चाहिए था। अब आते हैं आगे टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक और हिस्सा है बोट एंड स्ट्रीम, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम्स में प्री प्लस मींस दोनों एग्जाम्स के अंदर बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर डेफिनेटली एक आध क्वेश्चन तो रहता ही है, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ये कहता है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर/आवर लेस देन द डाउनस्ट्रीम स्पीड, यानी ये करंट की स्पीड दे रहा है, घुमा फिरा के दे आर गिविंग यू करंट से स्पीड। डाउनस्ट्रीम और बोट की स्पीड का डिफरेंस 12 है, तो यानी बट ऑब्वियस है डाउनस्ट्रीम क्या होती है, बी प्लस डब्ल्यू, बोट प्लस करंट, और उसमें से बोट माइनस कर दें तो क्या बचा, करंट ही तो बचा। तो देखिए ऐसे घुमा देते हैं, कई बार है भले प्री का क्वेश्चन लेकिन लैंग्वेज से तो प्ले कर सकता है। तो करंट का स्पीड है आपके पास 12। फिर ये कहता है इफ टाइम टेकन टू कवर 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 170 डाउनस्ट्रीम इज 10 आवर्स, तो यानी आपको 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल करना है। अब अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, बोट -12, और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी 170 अपॉन बी प्लस 12, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 10।
अब दोस्तों लिटरली बता रहा हूं, अगर आप इसको बिल्कुल मेथड से या फॉर्मूले से या फिर क्या बोलते हैं आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, इट विल लीड टू क्वाड्रेटिक। b-12 b+12, तो आप सोचोगे ऐसा प्रीलिम में ऐसा क्यों आ रहा है? तो भैया ऐसे आते हैं जो देखने में कड़क लगते हैं, आपको देख के लगेगा क्वाड्रेटिक बन रही है, लंबा स्टेप जाएगा, छोड़ दो। नहीं, यहाँ पे हिंट थी आपकी वैल्यू देखिए 170, तो b+12, एक ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 12 ऐड करने पे वो 17 से डिवाइड हो जाए, जैसे 24+12 36 होगा, तो 36 170 से नहीं जा पाएगा। 18+12 30 होगा, समझ रहे हो? तो 30 से ही डिवाइड नहीं हो पाएगा, 10 नहीं मिलेगा। 22+12 34, अब चेक करो देखो 170 + 34, 34 से ये 5 बार गया कि नहीं? और 22 - 12 10, तो 50 - 10 आया कि नहीं? 5 + 5 10। देखो ये तरीका होता है, तो देखने में खतरनाक जरूर था लेकिन मैनेजेबल, इट वाज क्वाइट अ मैनेजेबल थिंग, समझे? अब आते हैं मेंस की तरफ। मेंस में क्या लॉजिक देखा जाता है? बोट एंड स्ट्रीम, ये कहता है रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर d + 6 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम टू दैट ऑफ टाइम टेकन टू कवर d - 3 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इज 4:7। तो देखिए डिस्टेंस भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, तो ये जो रेशियो दिया जा रहा है दैट इज ऑफ रेशियो ऑफ द टाइम in downstream to upstream, correct? फिर ये कहता है if the ratio of the speed of the boat in upstream to that of down stream is 5:3, तो ये आपको अपस्ट्रीम और करंट के बीच का रेशियो दे रहा है, दैट इज 5:3, यानी बोट क्या होगा? 8 होगा भाई, 8 - 3 करूंगा तभी तो 5 मिलेगा, और यानी डाउनस्ट्रीम क्या होगा? तो 8 और 3 11 होगा। इज दैट ओके? हाँ जी। अब ये हमारा चारों स्पीड के बीच में रेशियो आ गया, यानी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशियो मिल जाएगा, और आपके पास टाइम का रेशियो भी है, तो हम इससे डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, स्पीड बराबर टाइम होता है, तो अपस्ट्रीम में 5 है और टाइमिंग देखा जाए तो 7 है, तो 5 3 7 5 35। डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, तो डिस्टेंस का टाइम डाउनस्ट्रीम का टाइम 4 है और स्पीड 11 है, तो यानी 44। तो 35 और 44 में अगर आप नोटिस करोगे इनका डिफरेंस इज 9, और हमारा यहाँ पे डिस्टेंस देखिए d+6 और ये d-3, ये भी 9 का ही डिफरेंस रखते हैं, यानी यही हमारे डिस्टेंसेज हैं। तो d की वैल्यू क्या होगी? इट मींस d+6 इज इक्वल टू 44 डाउनस्ट्रीम, d+6 डाउनस्ट्रीम में ना, इट मींस d इज इक्वल टू 38, तो यानी वैल्यू फॉर d फॉर अस विल बी 38, और ये यहां सवाल खत्म नहीं हुआ है। अब ये कहता है एंड डिफरेंस ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 1.5 d - 2 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड दैट ऑफ डाउनस्ट्रीम इज 6 आवर, तो टाइम का डिफरेंस 6 घंटे का है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में। तो आपको ही पता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशियो तो यही रहने वाला है, आप स्पीड थोड़ी चेंज कर रहे हो, तो अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो विल बी लाइक 5:11। तो इनके टाइमिंग की अगर बात करें, टाइम अपस्ट्रीम एंड टाइम डाउनस्ट्रीम का रेशियो विल बी लाइक 11:5। गॉट इट? तो हमारे रेशियो के हिसाब से दोनों में डिफरेंस 6 का आ रहा है, बट एक्चुअल डिफरेंस भी 6 ही है, यानी यही हमारा समय होगा, 11 एंड 5। अब डिस्टेंस कितना है वो निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो दैट इज 1.5 d - 2, 38 का 1.5 गुना 1.5 टाइम्स 57 - 2, तो यानी इस कंडीशन में जो डिस्टेंस यूज किया जा रहा है दैट इज 55 किलोमीटर। तो 11/55 यानी अपस्ट्रीम स्पीड विल बी 5 ओनली एंड 55/5 डाउनस्ट्रीम विल बी 11 ओनली। तो वो कह रहा है बताइए बोट की स्टिल वाटर स्पीड क्या होगी? तो वो भी 8 ही होगी भाई, दैट वुड बी 8 ओनली। तो यस, द आंसर इज 8 किलोमीटर पर। क्लियर है? तो बहुत ही मेंस के अंदर ना आपके कंसेप्ट की जो लेयर है वो बहुत क्लियर चाहिए भैया, बहुत क्लियर चाहिए, एक के बाद एक जगहों पे शिफ्ट होता है। अगर आप नोटिस करोगे इसने दो कंडीशंस दी हैं, पहले बोट को सेम रखा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो अब यहां सिंस डिस्टेंसेस अलग अलग थी तो रेशियो टाइम के अलग अलग आ रहे हैं। यहां पे अब इसने दूसरी कंडीशन देखिए फटाक से डाल दी, यहां पे इफ यू नोटिस यहां से जो स्टेटमेंट बदला है ना, यहां से इन्होंने कंडीशन को चेंज कर दिया, यहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड रिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक साथ दो तीन कंसेप्ट को यूज किया, इफ यू नोटिस दैट। ये निकालने में पहले डिस्टेंस का रेशियो निकाल के हमने वैल्यूज निकाली डी की, और उसके बाद इसके थ्रू हमने इनकी स्पीड को रिकन्फर्म कर दिया।
तो ये लॉजिक होता है दोस्तों, प्री और मेंस का ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है ना। एक और इसका पार्ट हम और बनाएंगे, मतलब इसके और भी पार्ट बनेंगे दोस्तों, मैं सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट वीक एक्चुअली वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे बिकॉज एसबीआई पीओ का मेंस एग्जाम था, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वीवर गोइंग फॉर इट, ओके। तो डोंट वरी, आपको इसमें सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे और आपको जल्दी जल्दी 1-2 दिनों के अंदर मैं लगभग सारे टॉपिक और भी अपलोड करके रखूंगा, ठीक है। और एक खास चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारा ऑफलाइन बैच पुणे में स्टार्ट होने जा रहा है। और एक और स्पेशल चीज है, अगर आप पुणे या उसके आसपास के एरिया में रहते हैं और या फिर आप कहीं और भी रहते हैं और पुणे आके पढ़ना चाहते हैं, तो हमने एक स्पेशल केवल क्वांट का ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट किया है। यूजुअली बैंकिंग में स्पेशल सब्जेक्ट वाइज बहुत कम आपको बैचेस देखने को मिलते हैं, तो एक स्पेशल क्वांट का मैंने बैच स्टार्ट किया है जो कि 11th ऑफ दिसंबर से हम शुरू कर रहे हैं, मॉर्निंग 7:30 AM, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, अपनी तैयारी को 2024 के बैंकिंग एग्जाम्स के लिए और अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस को। ये हमारा ऑफिस एड्रेस है, ठीक है। बाय एनी मीन, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं और आप पुणे आके पढ़ना चाह रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन कम। और इवन अदर स्टेट से भी आप हैं और आपको केवल क्वांट के लिए भी अगर आना है, देन डेफिनेटली यू कैन कम टू अस, ओके। इस केस में ऑफलाइन जो हमारी फी रहेगी 3.5 मंथ के अराउंड इसका पूरा कोर्स ड्यूरेशन रहेगा। और इसके लिए जो हमारी कोर्स फी रहेगी दैट विल बी 7,500 फॉर ओनली क्वांट इन ऑफलाइन, ठीक है। इसमें आपको बुक्स वगैरह दिए जाएंगे, बुक जो भी कंटेंट है वो मेरी तरफ से पूरा प्रोवाइड किया जाएगा और आपको टोटली मैथ के अंदर इनेबल किया जाएगा सो दैट आप अच्छे से चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकें। और अगर हाँ, आप एकदम नए कैंडिडेट हैं और आप बैंक पीओ या आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम्स को अप्रोच कर रहे हो, तो फ्रेश बैच यानी पूरा कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, यानी क्वांट के साथ साथ इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीए प्लस फेज 1 फेज 2 फॉर आरबीआई ग्रेड बी अगर आप तैयारी कर रहे हो, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन विद अस, ओके। तो ये हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, देन डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद अस फॉर दिस कॉन्टैक्ट नंबर, ओके गाइज। तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, प्लीज अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है प्यारे बच्चों। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, लेट्स से बाय।